नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार में शपथ ग्रहण समारोह से। बिहार में चुनाव परिणाम के सामने आने के बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बता दें कि एनडीए ने 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीती हैं। नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण लिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को प्रस्तावित है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में अति विशिष्ट व्यक्तियों, नवनिर्वाचित विधायकों, वरिष्ठ नेताओं एवं बड़ी संख्या में पहुंचने वाले अंगतों को बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री नितिन नवीन, मंत्री संजय सरावरी, मुख्यमंत्री प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत, मुख्य महानिदेशक विनय कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पाटलिपुत्र स्थित कैंप कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को मिली हार की जिम्मेदारी खुद पर ली। कहा कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते, हमारी सोच में कुछ गलती हुई होगी। यह जिम्मेदारी मेरी है और मैं खुद इसे स्वीकार करता हूं। जीतने वालों को बधाई देते हैं। हमारे लिए यह आत्मचिंतन का समय है। जिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सके, उनसे क्षमा मांगते हैं। साथ ही प्रायश्चित के तौर पर 20 तारीख को भीती हरवा आश्रम में एक दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। साथ ही कहा कि चुनाव में हमें वोट नहीं मिला, लेकिन वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। हमने कुछ गुनाह नहीं किया है। बिहार में जहां सिर्फ जाति धर्म की राजनीति होती है, वहां हमने मुद्दों की राजनीति की है। इस बार भी जो ऐसा करके जीते हैं, अब उन्हें हिसाब देना ही होगा। सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जनसुराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। सहरसा दौरे पर पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देश को बचा लेने का आग्रह करते हुए उनसे प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने की नसीहत दी है और बगैर कोई शर्त के बिहार में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत के नेतृत्व में चिराग पासवान या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी नहीं संभले तो आने वाले 6 माह तक भारतीय जनता पार्टी जेडीयू समेत सभी पार्टियों को तोड़ देंगी।
हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि कल उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं सौंपा। उन्होंने बीजेपी की चाल को अच्छे तरीके से समझ लिया है। समय रहते हुए नीतीश जी संभल गए हैं, नहीं तो उनकी पार्टी की सीट भी गायब हो जाती। कि लालू जी सबकी एक विचारधारा थी, बिना शर्त, बिना किसी भी कौज के आप आइए और बचाइए इस देश को। हम तो चाहेंगे चिराग जी को भी मौका है कि देश का प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार जी, यही मौका है। और कोई संभाले, युवा तुर्क जो भी संभाले, तेजस्वी जी संभाले, निशांत को आप दे दीजिए। हम आग्रह करेंगे नीतीश जी से, इस देश को बचाने के लिए आप आगे आए थे भविष्य में पहले भी, और अब इस देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए। और इंडिया गठबंधन से हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जी को केंद्र ले जाइए और यहां निशांत और चिराग तेजस्वी जी को बैठ करके सरकार बनाए, तय करे और इस संविधान और लोकतंत्र को बचाए। अब जरूरत है लोकतंत्र बचाने। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधानसभा को चतुर्थ शीतकालीन सत्र दे दिया है। ये सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित हैं, जिसमें जनहित मुद्दों पर प्रश्नकाल, द्वितीय अनुपूरक बजट और विधेयकों पर चर्चा शामिल होगी। विधायक जनहित से जुड़े प्रश्न विधानसभा में दर्ज करा सकेंगे। सत्र में 4 दिन प्रश्नकाल निर्धारित है, जो सदन के नियमित कामकाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सत्र आहूत होने की सूचना सभी सदस्यों, मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को भेज दी है। आपको बता दें, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन को सत्र दे दिया है। ये सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित हैं, जिसमें जनहित मुद्दों पर प्रश्नकाल, द्वितीय अनुपूरक बजट और विधायकों पर चर्चा शामिल होगी। विधायक जनहित से जुड़े प्रश्न विधानसभा में दर्ज करा सकेंगे। सत्र में 4 दिन प्रश्नकाल निर्धारित है, जो सदन के नियमित कामकाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सत्र आहूत होने की सूचना सभी सदस्यों, मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को भेज दी है। बस्तर में नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोंक दी गई है। आतंक के पर्याय खूंखार नक्सली हिडंबा और उसकी पत्नी राजे को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। उसकी पत्नी राजे को भी ढेर कर दिया गया है। सुकमा जिले में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मुठभेड़ में हिडमा और उसकी पत्नी राजे समेत कुल 6 नक्सली मारे गए। देश के कई नक्सल प्रभावित राज्यों में मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा का मारा जाना नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों की बड़ी जीत है। अब माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई डेडलाइन 31 मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद का समूल नाश हो जाएगा। दिल्ली कार ब्लास्ट जांच की आंच अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। प्रदेश में 7 संदिग्धों की जानकारी उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तराखंड के इंटेलिजेंस मुख्यालय से साझा की है। ये सभी अलग अलग समय में ब्लास्ट के आरोपियों के संपर्क में रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड पुलिस की इंटेलिजेंस और एसटीएफ टीम सातों संदिग्धों की गहन जांच कर रही है। इनसे अलग अलग राउंड में पूछताछ जारी है। साथ ही पिछले 6 माह की गतिविधियां, कॉल रिकॉर्ड आदि की पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट के मुख्य आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन्नवी और उसके गिरफ्तार सहयोगी आमिर राशिद अली, डॉक्टर मुजम्मिल शकीर, डॉक्टर आदिल राठर और डॉक्टर शाहीन शाहिद व उनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की कॉल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच एवं विभिन्न ऐप के डेटा निकाले हैं। इससे मिले अहम सुराग के बाद अब दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से भी जुड़ने लगे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह आत्मघाती हमलावर डॉक्टर नवी ने आईईडी से भरी कार से विस्फोट किया, उसमें साजिश के तार कश्मीर से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैले मिले। इसके बाद उत्तराखंड से जुड़े लिंक्स की जांच इस आतंकी मॉड्यूल को पूरी तरह से बेनकाब करने की दिशा में एक अहम कड़ी मानी जा रही है। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसती जा रही हैं। इसी क्रम में प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें की धारा 19 के तहत आज गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई अल फलाह ग्रुप से जुड़े परिसरों पर की गई है। तलाशी के दौरान जुटाए गए सबूतों के विस्तृत विश्लेषण के बाद की गई। ईडी ने अल फलाह ग्रुप के खिलाफ जांच में 2 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई थी। आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद ने छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को धोखा देने और गलत लाभ कमाने के इरादे से एनएसी मान्यता को लेकर झूठे और भ्रामक दावे किए हैं। एफआईआर में यह भी कहा गया कि यूनिवर्सिटी ने यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 12B के तहत यूजीसी मान्यता होने का झूठा दावा किया। दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह हवा की गुणवत्ता बहुत खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत AQI सुबह 386 से लेकर कई जगहों पर 500 से ऊपर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। कुछ इलाकों जैसे आनंद विहार, रोहिणी, नेहरू नगर और बवाना में AQI 400 से 500 के बीच है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। लोग सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और सिरदर्द की शिकायत कर रहे हैं। सवाल ये है कि दिवाली के पटाखों को खत्म हुए पूरा 1 महीना हो गया, फिर भी प्रदूषण क्यों नहीं कम हो रहा? क्या सिर्फ पटाखों की जिम्मेदार हैं? एम्स दिल्ली के पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप डिसऑर्डर विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने बहुत गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ का प्रदूषण बिल्कुल गंभीर और जानलेवा हो चुका है। पिछले 10 साल से ये स्थिति चल रही है। हर बार हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन पर असल में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आता। दो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल की है। एग्जिट पोल द्वारा भी अनुमानित किया गया कि इस चुनाव के दौरान महिलाओं का विशेष समर्थन मिला है। वहीं प्रदेश भाजपा के महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि केंद्र से लेकर राज्यों में उपस्थित भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में अनेकों कार्य किए गए हैं। साथ ही अनेकों लाभकारी योजनाओं का निर्माण भी किया गया है। महिलाओं का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उत्तराखंड के बीते विधानसभा चुनाव में व हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों ने विजय बनाकर अपने विश्वास को दर्शाया है। परिहार ने बताया कि निश्चिंत ही बिहार की तर्ज पर आगामी 2027 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में यही विश्वास देखने को मिलेगा और भाजपा पुनः विजय प्राप्त करेगी।
पहाड़ों पर बर्फबारी का असर राजधानी में दिखने लगा है और दिन में भी ठंडक महसूस की जा रही है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री लुढ़कने की संभावना है। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। मौसम विभाग ने आज भी 5 राज्यों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य प्रदेश शीतलहर की चपेट में आने वाले हैं। खासकर आज और कल कई जगहों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम और मध्य भारत में अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, मगर उसके बाद अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बर्फबारी का असर सीधे राजधानी में दिखने लगा है और दिन में भी ठंडक महसूस की जा रही है। आने वाले दिनों में भी लगता है न्यूनतम तापमान 8 डिग्री लुढ़कने की संभावना है। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। मौसम विभाग ने आज भी 5 राज्यों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश शीतलहर की चपेट में आने वाले हैं। खासकर आज और कल कई जगहों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम और मध्य भारत में अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, मगर उसके बाद अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार अच्छे अपडेट सामने आ रहे हैं। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके सही ट्रैक पर होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं अब उनके प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने भी कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही समझौते पर बातचीत को अंतिम रूप मिलने वाला है और ट्रेड डील पर जल्द फाइनल मोहर लग सकती है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के डायरेक्टर केविन हैसेट एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बड़ी बात कही है। उन्होंने मार्च 2025 से चल रही इंडिया यूएस ट्रेड डील बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि दोनों पक्ष समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हैसेट ने कहा कि हमने राजदूत से बात की है। आप जानते हैं, हमारे बीच मुलाकातें हुई हैं। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चर्चा में व्यापार समझौता जल्द ही अंतिम रूप ले सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।